तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपना तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम आप सभी के बीच लेकर आ चुके हैं क्लास 12 का बायोलॉजी। ठीक है, क्या लेकर आ चुके हैं? क्लास 12 का बायोलॉजी लेकर आ चुके हैं। और इसमें जो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं? और ये जो बायोलॉजी में आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 3 है। क्या है चैप्टर 3? मानव में जनन। क्या पढ़ने वाले हैं? मानव जनन या मानव में जनन, दोनों एक ही बात होता है। ठीक है, और ये जो है इसको बोलना क्या है? रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, लेक्चर 3 है। क्या है? लेक्चर 3। जिन्होंने भी पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्द से जल्द पहले जाकर के वो देख लीजिए, फिर आगे का प्रोसेस आपको अच्छा से समझ में आएगा। क्या आएगा? आगे की प्रोसेस और अच्छा से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो जो जो नहीं देखे हैं जाकर के पहले देख लें। ठीक है, जब तक नहीं दिखेगा आगे प्रोसेस कैसे समझ में आएगा? तो इसलिए जो जो नहीं देखे हैं देख लीजिए। और ठीक है आपका, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और पढ़ने में पूरा एक्साइटेड फील होगा, और आपका यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा वो एग्जाम में आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप तैयार हैं तो एक बार यस कमेंट कीजिए आप लोग। ठीक है, तैयार है तो एक बार यस कमेंट कीजिए और जल्द से जल्द अपना स्टेटस में लगा लीजिए। ठीक है, स्टेटस में लगा लीजिए। और आपका जो भी फ्रेंड नहीं आया, जो भी आपका दोस्त क्लास कर रहा नहीं आया, तो जल्द जल्द उसको मैसेज कर दें कि आजा भाई क्लास चालू हो गया। किसका? विकास सर का क्लास चालू हो गया बायोलॉजी का। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बुला लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। कर दे स्टार्ट? ठीक है, कर दें। चलिए, तो अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे द्वितीयक लैंगिक अंग के बारे में, मतलब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। द्वितीयक लैंगिक अंग क्या है, उसमें हम क्या जाने थे? उसमें हम क्या जाने थे? नरजनन तंत्र। नरजनन तंत्र में भी क्या जाने थे? ठीक है, सहायक जनन नलिका। सहायक जनन नलिका में क्या होते हैं? उसके बाद द्वितीयक लैंगिक लक्षण के बारे में इसमें जो जानेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर दे। बुला लिए सबको? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में जानेंगे? यहाँ पे देख सकते हैं, अधिवृषण के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? अधिवृषण। अधिवृषण क्या होता है? जिसे हम क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। एकदम इतना ध्यान से पढ़ना, इतना प्यार से पढ़ना है ताकि दिक्कत ना हो आपके एग्जाम में। ध्यान से समझना, एक एक बार चित्र के साथ हम यहाँ बनाए। तो देखिए अधिवृषण होता क्या है, इसको समझना। ये अत्यधिक कुंडलित लगभग 6 मीटर लंबी नलिकाएं होती है। अधिवृषण जो होती है, ये जो होते हैं अत्यधिक कुंडलित होते हैं, मतलब कि स्प्रिंग देखे ना उस तरीका से होती है। और ये कितना हो जाते हैं? होते हैं 6 मीटर लंबी होती है। कितना होते हैं? 6 मीटर लंबी। यही है अधिवृषण। ठीक है, ये इतना कुंडलित होता है। क्या होता है? ये इतना कुंडलित होता है कि 6 मीटर तक लंबी होती है ये। ठीक है, क्या? अधिवृषण। ठीक, अब देखिए इसके है ना, इस नलिका का बाहरी स्तर मोटा, जबकि आंतरिक स्तर जो होता है कूट स्तरीय, मतलब है ना, पक्षांबी उपकला उत्तक से क्या होता है? निर्मित होता है। इसका जो होता है बाहरी स्तर जो होता है, बाहर का जो स्तर होता है क्या होता है? मोटा, और अंदर का जो होता है आंतरिक स्तर है ना, आंतरिक स्तर जो होता है कूट स्तरीय पक्षांबी है ना, पक्षांबी उपकला उत्तक से क्या होता है? बना हुआ होता है। ठीक है, निर्मित होता है। तो देखिए अधिवृषण का जो होते हैं 3 गो भाग होते हैं। क्या होते हैं? अधिवृषण के जो होते हैं 3 भाग होते हैं। देखिए 3 भाग कौन कौन से होते हैं? ठीक है, 3 भाग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले यहाँ पर बता देते हैं। देखिए शीर्ष है ना, शीर्ष शीर्ष अधिवृषण। क्या होते हैं? शीर्ष अधिवृषण। इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष अधिवृषण कहते हैं। ये भाग जो इस भाग को क्या बोलते हैं? शीर्ष अधिवृषण, जो ऊपर में होता है। क्या बोलते हैं उसको? शीर्ष अधिवृषण बोलते हैं। उसके बाद क्या हो जाते हैं? मध्य अधिवृषण, जो कि मध्य, मतलब मध्य अधिवृषण यहाँ पे होता है। इस भाग को क्या बोलते हैं? मध्य अधिवृषण बोलते हैं। और लास्ट में जो होता है यहाँ पे, ठीक है, ये लास्ट में जो यहाँ पे होता है इसको बोलते हैं उच्च अधिवृषण। क्या बोलते हैं? उच्च अधिवृषण बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कैपुट बोलते हैं, कार्पोस बोलते हैं, उसके बाद कौडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद रखना, ध्यान से समझ लीजिए। इसका फिर से इसको रिवाइज करते हैं। अधिवृषण जो होते हैं, अधिवृषण में 3 भाग होते हैं। इसको क्या करते हैं? शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष अधिवृषण बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? मध्य अधिवृषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य अधिवृषण। और इसको लास्ट वाला जो भाग होता है यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं? उच्च अधिवृषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्च अधिवृषण बोलते हैं। क्या समझ में आया? अधिवृषण के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन? शीर्ष अधिवृषण, मध्य अधिवृषण, उच्च अधिवृषण। तो अब थोड़ा सा समझना है यहाँ पे। उच्च अधिवृषण से जो होता है, एक नोट में पॉइंट दिया आपको, उच्च अधिवृषण से शुक्रवाहिका नलिका निकलती है। देखिए ये जो उच्च अधिवृषण है, ठीक है, क्या समझना, ये जो उच्च अधिवृषण है
यहां से इस प्रकार से जो निकलेगा, यहां से जो है ना इस प्रकार से क्या निकलेगा, शुक्र जनन नलिका निकलेगा। क्या निकलेगा, शुक्र जनन नलिका निकलेगा। ठीक है, तैयार है आप लोग? एक एक पॉइंट को समझिए ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या समझ में आ रहा है? चलिए, ओके, दिखाई दे रहा है आपको, वेरी गुड। ठीक, तो देखिए यहां से क्या होते हैं, ये जो पुष्ट अधिविलिशन है, यहां से क्या होता है, शुक्र वाहिका का निर्माण होता है। कौन सा नलिका निकलता है, शुक्र वाहिका नलिका। आगे आपको बता रहे, ध्यान से हड़बड़ नहीं करना, प्यार से समझना है। ओके, चलिए अगला बताते हैं आपको, ध्यान से समझना। देखिए आगे क्या होता है, शुक्र वाहिका। हम क्या बोले थे, शुक्र वाहिका किससे निकलती है, अधिविलिशन के लास्ट वाला जो होता है पुष्ट अधिविलिशन जो होते हैं उससे शुक्र वाहिका नलिका निकलती। क्या नलिका निकलते हैं, शुक्र वाहिका नलिका निकलती है। देखिए कैसे शुक्र वाहिका नलिका निकलती है, ध्यान से समझना। ठीक है, देखिए आपको क्या बोले थे, ये पुष्ट अधिविलिशन है और यहाँ से ये जो नली निकला हुआ इसको क्या बोलेंगे, शुक्र वाहिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शुक्र वाहिका। देखिए शुक्र वाहिका जो होता है इंग्लिश में वास्ट डिफरेंस बोलते हैं उसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वास्ट डिफरेंस। ध्यान से समझना है। देखिए यह एक जनन सहायक नलिका होती है। ये कौन सी नलिका होती है, जनन सहायक नलिका होती है। ठीक है, जो अधिविलिशन से निकलती है। जो कहां से निकलती है, अधिविलिशन से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 25 cm होती है। कितने होती है इसकी लंबाई, ये अधिविलिशन का जो है शुक्र वाहिका नलिका, इसका जो लंबाई होता है लगभग 25 सेमी होता है। कितना होता है, 25 सेमी होता है। ये शुक्राणुओं से है ना, ये शुक्राणु को अधिविलिशन से शुक्राशय तक पहुंचाती है। ये कहां पहुंचाती है, शुक्राणुओं को अधिविलिशन से लेकर के, है ना, शुक्राणु को अधिविलिशन से लेकर के कहां तक पहुंचाती है, ध्यान से समझना है। कहां तक पहुंचाती है, अधिविलिशन से शुक्राशय तक पहुंचाती है। कहां तक, शुक्राशय तक पहुंचाने का काम करता है कौन, शुक्रवाहिका नलिका। कौन, शुक्रवाहिका। ये नलिका जो होती है शुक्रवाहिका, वास्ट डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब नोट में समझना बात को, शुक्रवाहिका शुक्राशय की नलिका के साथ मिलकर के अस्खलन नलिका का निर्माण करती है। ये जो है शुक्रवाहिका जो है, शुक्रवाहिका ये किसके साथ मिलकर के, शुक्राशय के नली के साथ मिलकर के, ठीक है, साथ मिलकर के किसका निर्माण करता है, अस्खलन नलिका का निर्माण करती है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे आपको समझ में आया शुक्रवाहिका क्या है, वास्ट डिफरेंस क्या है? तो अगर पूछा जाए आपको, फिर से आपको रिपीट करवा देते हैं, यह एक जनन सहायक नलिका होती है जो अधिविलिशन से निकलती है। कहां से निकलती है, अधिविलिशन, यहाँ से अधिविलिशन से निकलती है। यही है शुक्रवाहिका नलिका, शुक्रवाहिका। ये वाले जो भाग, ये वाले भाग है, इसको क्या कहते हैं, शुक्रवाहिका कहते हैं। ठीक है, और इसका लंबाई कितना होता है, 25 सेमी होता है। कितना होता है, 25 सेमी होता है। यह शुक्राणु को अधिविलिशन से, है ना, ये शुक्राणुओं को अधिविलिशन से शुक्राशय, कहां पे, शुक्राशय तक पहुंचाता है। कहां तक पहुंचाता है, शुक्राशय तक पहुंचाने का काम करता है। कौन काम आपको बोलेगा, अधिविलिशन से लेकर के शुक्राणु को शुक्राशय तक पहुंचाने में कौन सा नली काम करता है, क्या बोलना है, शुक्रवाहिका। क्या बोलना है, शुक्रवाहिका। ठीक है, नोट में समझना यहाँ पे बात को, शुक्रवाहिका है ना, शुक्राशय की नलिका के साथ मिलकर के अस्खलन नलिका का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, अस्खलन नलिका का निर्माण करती है। ओके, चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। एक एक बात को लिखना है, चित्र अगर नहीं है तो बगल में चित्र बना लीजिए ताकि और अच्छा से समझ में। और ये ऐसा नहीं कि चित्र मतलब कि जो हम दे रहे हैं सब पर चित्र नजर आएगा, चित्र पे बनाना है, नहीं बनाना है। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए आपको यहाँ पे हम बगल में दे देते हैं ताकि आपको समझ में और अच्छा सा आए। देखिए इसमें जो अधिविलिशन में कौन कौन सा भाग क्या होता है, इसमें इस चित्र में समझ जाइए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये क्या होता है, ये जो भाग है इस भाग को क्या कहते हैं, ध्यान से समझिए, टेस्टिस कहते हैं। अभी आपको पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है, टेस्टिस, टेस्टिस पढ़ा है आपको। ठीक है, इसमें भी समझा दे तो उधर भी समझ आए। ये क्या होता है, टेस्टिस होता है। इसमें ये वाले जो भाग होते हैं, ये वाले भाग, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अधिविलिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिविलिशन। अधिविलिशन में क्या बोले थे आपको, 3 भाग होते हैं। क्या बोले थे, 3 भाग होते हैं। कौन कौन भाग होते हैं, शीर्ष अधिविलिशन, मध्य अधिविलिशन और उच्च अधिविलिशन। तो इसमें जो ये भाग में जो होता है, ठीक है, 6 मीटर तो लंबा होता है, कितना, 6 मीटर तक लंबा होता है। लेकिन इसमें 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग, शीर्ष अधिविलिशन, मध्य अधिविलिशन और उच्च अधिविलिशन। उसके बाद उच्च अधिविलिशन से किसका निर्माण होता है, शुक्रवाहिका का। देख सकते हैं ये जो भाग है ये क्या है, शुक्रवाहिका है। ये जो नली है यहाँ पे देख सकते हैं, ये कौन सा नली है, शुक्रवाहिका नली। कौन सा नली है, शुक्रवाहिका नली है। ठीक है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा है, वास्ट डिफरेंस। क्या कहते हैं, वास्ट डिफरेंस। ये कहां पे जाकर निकालते हैं, शुक्राशय में जाकर के। कहां पे जाकर छोड़ दिया शुक्राणु को, शुक्राशय में जाकर के। ठीक है, जो कि यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ये अधिविलिशन है, अधिविलिशन से शुक्रवाहिका नलिका है। समझ सकते हैं क्या, ये चित्र के साथ आपको पूरा अच्छा से समझ में आता होगा। कि चित्र के साथ समझ आता है तो और मजा आता।
क्लास में तो आपको समझ में आता ही होगा, और यहाँ पे और बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाता होगा। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं आपको। ठीक, ध्यान से समझना, ऐसा नहीं कि हम चित्र देते हैं, चित्र जिसमें बोलेंगे बनाना है उसमें आपको बनाना है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे शुक्र वाहिका क्या होती है, व्हाट्स डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे शुक्र वाहिका क्या होता है। ठीक, शुक्र वाहिका क्या होते हैं इसके बारे में। तो देखिए शुक्र वाहिका क्या होते हैं। ठीक है, शुक्र वाहिका आती है, शुक्र वाहिका तो बता ही दिया आपको। शुक्र वाहिका में जो होते हैं अस्खलन नलिका के बारे में बताएं, है ना। तो अस्खलन नलिका किसे कहते हैं, तो क्या अस्खलन नलिका किससे जुड़ मिलकर के बना होता है, तो बना होता है किससे, शुक्र वाहिका प्लस शुक्राशय नलिका मिलकर के किसका निर्माण करता है, अस्खलन नलिका का निर्माण करता है। अस्खलन नलिका कैसे बनता है, शुक्र वाहिका और शुक्राशय नलिका जो होते हैं दोनों मिलकर के अस्खलन नलिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, यही जो है इसका निर्माण करते हैं अस्खलन नलिका पे, ये जो भाग देखिए इसका अस्खलन वाहिनी अस्खलन नलिका। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझ रहे हैं। अब आपको बताएंगे यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है, मूत्र जनन पथ नलिका किसे कहते हैं, यूरेथ्रा किसे कहते हैं। देखिए यूरेथ्रा के बारे में जानेंगे कि अस्खलन नलिका किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मूत्र एवं शुक्राणु के उभयनिष्ठ पथ या नलिका को यूरेथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान से समझिए, मूत्र एवं शुक्राणु को उभयनिष्ठ पथ को, मतलब उभयनिष्ठ मतलब मूत्र एवं शुक्राणु के वाला जो रास्ता होता है उसको क्या कहते हैं, उरेथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए जनन सहायक ग्रंथि, नर जनन तंत्र के अंतर्गत निम्न ग्रंथि होते हैं। क्या होता है, जनन सहायक ग्रंथि पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जनन सहायक ग्रंथि। जनन सहायक ग्रंथि में क्या होते हैं, नर जनन तंत्र के अंतर्गत होते हैं निम्न ग्रंथि होते हैं। कौन कौन से ग्रंथि होते हैं, शुक्राशय होते हैं, पुरस्थ ग्रंथि होते हैं, उसके बाद कॉपर ग्रंथि होते हैं। कौन होते हैं, सेमनी वेसिकल्स होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, कंग मूत्र जनन पथ ग्रंथि होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए शुक्राशय कहाँ पर है इसमें बताइए। ये क्या है, शुक्राशय है। शुक्राशय क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं ये दो भाग जो यहाँ पे बना हुआ है, इस भाग को क्या कहते हैं, शुक्राशय कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्राशय कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये पुरस्थ ग्रंथि किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, पुरस्थ ग्रंथि किसे कहते हैं। ये भाग जो यहाँ पे बना हुआ है देख सकते हैं इधर से दोनों बगल से, इसको क्या कहते हैं, पुरस्थ ग्रंथि। देख सकते हैं इसे क्या कहते हैं, पुरस्थ ग्रंथि कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कॉपर ग्रंथि। कॉपर ग्रंथि क्या है इसमें बताइए। कॉपर ग्रंथि यहाँ पे जो भाग निकला हुआ है, ये कॉपर ग्रंथि क्या होता है, इसका काम क्या होता है, कैसे काम करता है, उनके बारे में भी हम बताएंगे। तो कॉपर ग्रंथि इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे कॉपर ग्रंथि कहते हैं। तो क्या यहाँ पे समझ में आया, क्या पढ़ा आपको, जनन सहायक ग्रंथि कौन कौन से होते हैं, शुक्राशय होते हैं, पुरस्थ ग्रंथि होते हैं, कॉपर ग्रंथि होते हैं। कॉपर ग्रंथि यहाँ पे देख सकते हैं, शुक्राशय इसे कहते हैं, पुरस्थ ग्रंथि ये इस भाग को कहते हैं, और इस भाग को क्या कहते हैं, कॉपर ग्रंथि कहते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ, एक एक बात को चित्र के अनुसार समझा रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए आपको क्या समझना है, शुक्राशय के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, शुक्राशय, वो जो चित्र आपको दिखाए थे शुक्राशय के बारे में पढ़ेंगे, शुक्राशय में कैसे क्या होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए शुक्राशय, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये शुक्राशय जो इसके बारे में समझना है। ठीक है, शुक्राशय क्या होता है, शुक्राशय जो है यह शुक्राशय एक जोड़ी थैली जैसी संरचना होती है। ये जो शुक्राशय होते हुए एक जोड़ी, एक इधर है और एक इधर है, मतलब दो गो होती है। कितना होती है, दो गो। कैसी होती है, थैली जैसी संरचना होती है जो शुक्राणु को ताकत देने वाला तरल बनाती है। जो शुक्राणु को क्या बनाती है, ताकत देने वाला क्या बनाती है, तरल बनाती है, मतलब ताकत देने वाला पदार्थ बनाती है। ठीक है, कौन बनाते हैं, अगर पूछा जाएगा आपको, शुक्राणु को ताकत देने वाला तरल बनाती है, कौन बनाती है, तो शुक्राशय बनाती है। कौन सा बनाती है, ये शुक्राशय बनाती है, ये भाग ये। ठीक है, तरल देने वाला पदार्थ बनाती है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, फ्रुक्टोज नामक मिठास वाली शक्कर होती है। इसमें फ्रुक्टोज नामक मिठास वाली क्या होती है, शक्कर होती है। ठीक है, जो शुक्राणु को ऊर्जा देती है, और इसमें यही में क्या होती है, फ्रुक्टोज होते हैं जो शुक्राणु को क्या करते हैं, ऊर्जा देने का भी काम करता है। ठीक है, और शुक्राशय से निकल करके, शुक्राशय से निकला तरल, जो शुक्राशय से तरल निकला होता है उसे क्या कहते हैं, शुक्रिय द्रव कहते हैं। जो शुक्राशय से तरल निकला हुआ रहता है, इससे जो तरल द्रव जो निकला हुआ रहता है उसे क्या बोलते हैं, शुक्रिय द्रव बोलते हैं, या सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। क्या कहते हैं, सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। आपको यहाँ पर दे दे, यही सब्जेक्ट बन जाएगा आपका। ठीक है, ध्यान से समझिए, शुक्राशय से निकला तरल क्या कहलाता है, ऑप्शन में रहेगा तो शुक्राशय द्रव, तो ये मारना है, अगर नहीं रहेगा तो सेमिनल प्लाज्मा लगाना है। ठीक है, क्या लगाना, सेमिनल प्लाज्मा लगाना। ओके, अब देखिए जो वीर्य का कितना % हिस्सा होता है, वीर्य जो होते हैं, स्पर्म जो होते हैं, इनका कितना
कितना परसेंट हिस्सा होते हैं? 60% हिस्सा होते हैं। कितना? 60% हिस्सा होता है। क्या यहां तक समझ में आया? अब समझ में आया ना आपको शुक्राशय का क्या काम होता है? शुक्राशय का काम क्या होता है? यहां तक में समझ में आया आपको शुक्राशय का काम क्या होता है, किस प्रक्रिया से ये काम करते हैं? क्या समझ में आया? चलिए अगला पॉइंट फिर आपको हम बताते हैं। अगला पॉइंट क्या था बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए। क्या था अगला पॉइंट? नहीं पता है, ध्यान से समझना है। क्या था? पुरस्थ ग्रंथि, जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। पुरस्थ ग्रंथि, ठीक है। पुरस्थ ग्रंथि क्या होता है, कैसे होते हैं, इसमें भी जानते हैं, ठीक है। अब पुरस्थ ग्रंथि क्या है, किसे कहते हैं पुरस्थ ग्रंथि? ये जो भाग यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है, ये इस भाग को क्या कहते हैं? पुरस्थ ग्रंथि बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं इस भाग को, ठीक है। अब यहाँ से समझिए पुरस्थ ग्रंथि क्या होते हैं। पुरस्थ ग्रंथि एक गोल ग्रंथि होती है। ये पुरस्थ ग्रंथि जो होती है ये गोल आकार का होता है ना, जो मूत्राशय के नीचे पाया जाता है। जो कहां पे पाया जाता है? मूत्राशय। इसको क्या बोलते हैं? मूत्राशय बोलते हैं। मूत्राशय के कहां पाया जाता है? नीचे। मूत्राशय के कहां पाया जाता है? नीचे पाया जाता है। ध्यान से समझना, ठीक है। नीचे पाया जाता है। यह ग्रंथि एक विशेष द्रव बनाती है। ये जो ग्रंथि होती है पुरस्थ ग्रंथि एक विशेष द्रव बनाती है। क्या बनाती है? विशेष द्रव बनाती है, जो वीर्य में मिलकर उसे पतला और सक्रिय खुशबूदार बना देता है, ठीक है। खुशबूदार बना देता है। कैसा बना देता है? खुशबूदार बना देता है। क्या? सक्रिय और खुशबूदार बना देता है, ठीक है। और यह द्रव वीर्य का 25 से 30% हिस्सा होता है। यह द्रव जो होता है वीर्य का कितना हिस्सा होता है? 25 से 30% हिस्सा होता है। क्या होता है? ठीक है। क्या होता है? पुरस्थ ग्रंथि, पुरस्थ ग्रंथि होता है। ध्यान से समझ में आया? देखिए इसमें जो द्रव होता है ना, इसमें एक मूत्राशय के नीचे लगा होता है। देखिए इस ग्रंथि की विशेष द्रव बनाती है, मतलब यह ग्रंथि एक विशेष द्रव बनाती है। एक द्रव बनाती है जो क्या होता है? वीर्य मिल करके उसे पतला सक्रिय, मतलब सक्रिय एक्टिव बनाता है और खुशबूदार बनाता है, गंध युक्त बनाता है, गंध जिसको कहते हैं, ठीक है। और यह द्रव वीर्य का 25 से 30% हिस्सा होता है। यह द्रव जो होता है वीर्य का कितना हिस्सा होता है? तो 25 से 30% हिस्सा होता है, ठीक है। कितना? पुरस्थ ग्रंथि का, ठीक है। क्या समझ में आया? इसको क्या कहते हैं? पुरस्थ ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। फिर अगला पॉइंट क्या होता है? ठीक है। अब देखिए इसका लोकेशन, मतलब स्थिति कहाँ पे होता है, तो आपको उसमें भी बता दिया, यहाँ भी बता दिया। ग्रंथि यूरेथ्रा मतलब मूत्र नली के दोनों और शुक्राशय के ठीक नीचे होता है। शुक्राशय के ठीक क्या होता है? नीचे होता है। शुक्राशय ऊपर होता है, उसके ठीक नीचे होता है। वो क्या होते हैं? पुरस्थ ग्रंथि होता है, ठीक है। और ये कितना शुक्राशय क्या होता है? इसके शुक्राशय संख्या क्या हो? शुक्राशय क्या बोले तो 2 होता है, लेकिन पुरस्थ ग्रंथि क्या होता है? 1 होते हैं, गोल होते हैं। कितना होता है? इसकी संख्या कितना? अगर बोलेगा शुक्राशय की संख्या होती है कितना? 2 होती है। पुरस्थ की संख्या कितना होती है? 1 होती है, ठीक है। वीर्य किससे बनता है? फॉर्मूला, वीर्य किससे बनता है? फॉर्मूला एकदम याद कर लीजिए। वीर्य किससे बनता है? शुक्रिय द्रव प्लस है ना, पुरस्थ द्रव प्लस शुक्राणु दोनों मिलकर के क्या बना देता है? वीर्य बनाता है। क्या बनाता है? वीर्य बनाता है। क्या यहाँ पे समझ में आया? क्या क्या बनाता है? वीर्य किससे बनता है? शुक्रिय द्रव प्लस पुरस्थ है ना, पुरस्थ द्रव शुक्राणु दोनों मिलकर के क्या बना देता है? वीर्य बना देता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना आपको थोड़ा सा पॉइंट, इस द्रव की वजह से ही वीर्य में उत्तेजना और खास गंध होता है। क्या बोले? इसी द्रव की वजह से जो होता है वीर्य में उत्तेजना होता है और एक खास गंध आती है, मतलब कि महकता है, गंध जो देता है, सुगंध, ठीक है। इसी द्रव की वजह से होता है। क्या यहां तक समझ में आया? चलिए अब देखिए इसमें पॉइंट बताते हैं वीर्य, ठीक है। वीर्य की आसान परिभाषा समझना। वीर्य क्या होता है? वीर्य वीर्य बोल देता है, आप किसी को ये पता नहीं कि वीर्य क्या होता है, इनके आसान परिभाषा के साथ हम समझेंगे। वीर्य यह एक सफेद गाढ़ा तरल होता है। क्या होता है? यह एक सफेद गाढ़ा तरल होती है जो 3 चीजों से मिलकर के बनी होती है। ये कितने चीजों से मिलकर के बनी होती है? 3 चीजों से। किससे? शुक्राणु, शुक्राशय द्रव और पुरस्थ द्रव से मिलकर के बने होते हैं। देख सकते हैं कैसा है? तरल है ना, क्या है? एक गाढ़ा है। क्या है? गाढ़ा है, तरल है, और इसका कलर जो होता है देख सकते हैं उजला टाइप का होता है ना। ये 3 चीजों से मिलकर बने होता है। ये जो वीर्य है, ये वीर्य जो है कितनी चीजों से मिलकर बने होता है? 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन सा चीज हो गया? शुक्राणु हो गया, शुक्राशय द्रव हो गया, पुरस्थ द्रव हो गया, इनसे मिलकर के बना होता है। और यह एक क्षारीय द्रव होता है। ये कौन सा द्रव होता है? वीर्य जो होता है कौन सा द्रव होता है? एक क्षारीय
द्रव होता है जिसका पीएच मान 7.2 से 7.4 के बीच होता है। वीर्य का अगर पूछा जाए, वीर्य का पीएच मान कितना होता है? 7.2 से 7.4 होता है। ठीक है, याद रखने का ट्रिक देख लीजिए यहाँ पे, शुक्राणु प्लस शुक्राशय द्रव प्लस पुरस्थ इक्वल टू, मतलब पुरस्थ द्रव मिलकर क्या बनाता है? वीर्य बनाता है। सफेद गाढ़ा तरल होता है। वीर्य कैसा होता है? सफेद होता है, गाढ़ा होता है, तरल होता है, जो कि देख सकते हैं। और इसी को अगर माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, लोग जो कि लाखों करोड़ों के रूप में होते हैं। ठीक है, तो क्या यहां तक आपको क्लियर हुआ? एक एक पॉइंट समझना है। क्या यहां तक क्लियर हुआ? वीडियो कैसे होते हैं, किस प्रकार से होता है, अभी आप देख चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं यहाँ पे कॉपर ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? कॉपर ग्रंथि के बारे में। कॉपर ग्रंथि क्या होते हैं, जिसको कॉपर ग्लैंड कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कॉपर ग्रंथि क्या है, कहाँ है कॉपर ग्रंथि? ध्यान से देखिए, चित्र में बताइए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है तो बताइए कॉपर ग्रंथि किससे कहते हैं? ये भाग जो है यहाँ पे, ये दोनों जो है, इसको क्या कहते हैं? इस भाग को कॉपर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉपर ग्रंथि कहते हैं, कॉपर। ठीक है, देखिए इसमें इसका आंसर कैसे लिखना है? कॉपर ग्रंथि एक छोटी ग्रंथि होती है। कॉपर ग्रंथि क्या होती है? एक छोटी ग्रंथि होती है जो पुरस्थ मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे ठीक पाई जाती है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड इसके ठीक नीचे, देखिए यहाँ पे ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसके ठीक नीचे यहाँ पे पाया गया है। क्या? ठीक नीचे पाई जाती है ना। यह एक क्षारीय तरल बनाती है। ये क्या बनाती है? क्षारीय तरल बनाती है, जो मूत्र के अम्लीय प्रभाव को क्या करता है? शुक्राणु की रक्षा करता है। जो मूत्र की अम्लीय प्रभाव से क्या करता है? शुक्राणु की रक्षा करता है। अब कहता है मूत्र के अम्लीय प्रभाव से शुक्राणु की रक्षा कौन करता है? कॉपर ग्रंथि करता है। कौन सा ग्रंथि करता है? कॉपर ग्रंथि करते हैं, जिसे कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं। कॉपर ग्रंथि क्या करता है? शुक्राणुओं की रक्षा करता है उसमें अम्लीय द्रव से। देखिए सीधे याद रखने वाला तरीका, सीधा याद कैसे रख सकते हैं आप? ठीक है, तो स्थान कहां पे होता है? पुरस्थ ग्रंथि के नीचे। किसके नीचे होते हैं? पुरस्थ ग्रंथि के नीचे होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए खुलती कहां है? मूत्र मार्ग में। ये कहां पे खुलती है? मूत्र मार्ग में खुलती है। ठीक है, और काम क्या होता है? अम्लीय मूत्र से शुक्राणुओं को बचाना। अम्लीय जो मूत्र होते हैं उनको शुक्राणुओं से बचाने का काम करता है। ठीक है, क्या करता है? अम्लीय मूत्र से, अम्लीय जो मूत्र होते हैं शुक्राणु को बचाने का काम करता है। किसका काम करता है? शुक्राणु को बचाने का काम करता है। कौन? शुक्राणु को बचाने का काम कौन करता है? कॉपर ग्रंथि काम करता है। शुक्राणु को बचाने का काम कौन करता है? कॉपर ग्रंथि करता है। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है। ठीक है, क्या क्लियर हो गया? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? बाह्य है ना, बाह्य जननेंद्रियां। ठीक है, जिसे सीसन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीसन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीसन, या इंग्लिश में उसको पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनिस। पेनिस के बारे में जानते हैं, पेनिस क्या होता है। ठीक है, किस प्रकार से पेनिस होता है। ठीक है, देखिए सीसन, इस भाग को क्या कहते हैं? ये भाग है, इसको क्या बोलते हैं? सीसन बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेनिस बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आसान परिभाषा, पेनिस किसे कहता है? सीसन पुरुषों में पाए जाने वाला अंग है। सीसन क्या होता है? अगर कोई पेनिस को पूछ दे पेनिस क्या होता है तो आप बता सकते हैं, या सीसन पूछेगा तो बता सकते हैं। क्या बोलेगा? यह पुरुषों में पाया जाने वाला, ये मादा में नहीं पाया जाता, अधिमादा में भी होता है। ठीक है, ध्यान से समझ रहे हैं। तो यह सीसन क्या होता है? सीसन पुरुषों में पाए जाने वाला अंग है जो मैथुन मतलब सेक्स और मूत्र विसर्जन दोनों का काम करता है। क्या करता है? यह जो मैथुन और मूत्र विसर्जन दोनों का क्या करता है? काम करता है। यह जनन अंग और मूत्र अंग दोनों का हिस्सा होता है। ये कौन सा अंग हिस्सा होता है? सीसन कौन सा हिस्सा होता है? इसमें जो होता है कौन सा हिस्सा होता है? जनन अंग। क्या होता है? जनन अंग और मूत्र विसर्जन, ये दोनों का मतलब कि मूत्र अंग का दोनों का हिस्सा होता है। कौन? सीसन। नोट में देखना क्या है? सीसन एक विशेष प्रकार के उत्तकों से बना होता है। सीसन जो बना होता है, ये सीसन, ठीक है, ये क्या होता है? एक विशेष प्रकार के उत्तक से बना होता है ना, उत्तक मतलब कि बना होता है। ठीक है, जो उत्तेजना और है ना, उत्तेजना के समय क्या हो जाते हैं? सख्त हो जाते हैं, मतलब है ना, इरेक्ट हो जाते हैं, मतलब कि तना हो जाता है। उसमें क्या होता है? उत्तेजना के समय क्या होता है? इरेक्ट हो जाता है, तना हो जाता है, सख्त हो जाता है। और इससे है ना, और इससे वीर्य को स्त्री के है ना, स्त्री के शरीर में आसानी से पहुंचाने का है ना, पहुंचाने में आसानी होती है। इससे क्या होता है? जब वो सख्त हो जाता है, उत्तेजना के समय जब वो सख्त हो जाते हैं तो उससे क्या होते हैं? सीसन से महिला के जनन अंगों में आसानी से वीर्य को पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, कौन काम करती है? बाह्य मतलब कि सीसन, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पेनिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पेनिस बोलते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है? चलिए
तो यहाँ तक क्लियर है। तो आगे हम देखेंगे नर जनन अंगों के कार्य। क्या जानेंगे? नर जनन अंगों के कार्य मतलब फंक्शंस मेल्स रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स। नर जनन अंगों के काम क्या होता है, काम के बारे में जानना है कि नर जनन अंगों के क्या कार्य होते हैं, इनके बारे में जानना है। तो नर जनन अंगों के क्या कार्य होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है थोड़ा सा। अब देखिए नर जनन अंगों के कार्य क्या होते हैं, मुख्य कार्य शुक्राणु बनाना। सबसे पहले नर जनन अंग जो होते हैं वो काम क्या करते हैं, शुक्राणु बनाना। और नर हार्मोन कौन कौन से हैं आपको हम पहले ही बता चुके हैं। टेस्टोस्टेरोन है ना, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना, टेस्टोस्टेरोन एंड एंडोस्टेरोन, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, बने हुए शुक्राणुओं को सहेज कर है ना रखना, मतलब बने हुए जो शुक्राणु होते हैं उसको क्या करना, स्टोर करना। क्या करना, स्टोर करना, स्टॉक में रखना, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, शुक्राणुओं को सक्रिय बनाना। शुक्राणु को सक्रिय बनना मतलब कि ताकि आगे बढ़ने में वो काम करे, ठीक है, ताकि वो अंडाणु तक पहुंच सके। ताकि कहां पहुंच सके, अंडाणु तक। सक्रिय इसलिए बनाता है ताकि कहां तक पहुंच सके, अंडाणु तक पहुंच सके, ठीक है। उसके बाद शुक्राणुओं को स्त्री के जनन मार्ग में भेजना। इनका काम क्या होता है, नर जनन अंगों का काम क्या होता है, शुक्राणुओं को स्त्री के जनन अंगों में भेजना। मतलब मैथुन के दौरान जो होता है शुक्राणु को मादा जनन अंग में मतलब स्त्री के जनन अंगों में भेजने का काम करता है। तो क्या यहां तक आपको एक एक पॉइंट समझ में आया? क्या नर जनन अंगों के कार्य, नर जनन अंगों के कार्य क्या था, यहां तक क्या समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो क्या करें, शेयर कर दें, सबसे पहले शेयर कर दें। और क्लास जिसको भी थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका छूटा हुआ हो वो रिवीजन हो जाएगा, ठीक। और आपका ये क्लास खत्म होने के बाद क्या करना है, आपको सेम वही काम करना है, वीडियो में आना है, फिर वहां पे आपको जो भी अच्छा लगा ये क्लास में एक छोटा सा फीडबैक दीजिए ताकि हम भी एक्साइटेड रहे और आपके लिए डेली क्लास लेकर आए, ठीक है। सो धन्यवाद।